हेलो, हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 6। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो इसकी दुर्बलताएं कल हमने देखा था कि इसका संगठन और इसकी संगठन और संरचना। ठीक है, आज हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं या कमजोरियां कौन कौन सी हैं। तो दुर्बलता ये है कि पहले तो इसकी आर्थिक वित्तीय आर्थिक इसकी मतलब आर्थिक रूप से ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसकी कोई सेना नहीं है और इसके पास राजनीतिक निर्णय लेने की इसके पास क्षमता भी नहीं है। और यहाँ पर एक ऐसा ही मंच बन चुका है कि जहाँ पर छोटे राष्ट्र आते हैं, अपना गुस्सा या भड़ास निकालते हैं और बड़े राष्ट्र उसको सुनते रहते हैं, क्योंकि छोटे राष्ट्र कुछ कर नहीं पाते हैं बड़े राष्ट्र के प्रति, तो वो सुनते रहते हैं और मनोरंजन करते हैं। दूसरा ये है कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक यानी 1970 लगभग 1970 तक सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र के निर्णय में बाधक बना रहा, क्योंकि उस समय शक्तिशाली राष्ट्र थे अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का पतन हो गया, ठीक है, तो 80 और 90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में कुछ जीवंतता देखने को मिली। तो इसके बाद से सोवियत संघ के पतन के बाद से इसमें कुछ जीवंतता यानी कुछ सक्रिय हुआ, लेकिन इसके सभी उपक्रम या इसके ये जिन जिन जैसे महासभा है और इसके अंग हैं, ये सभी असफल सिद्ध हुए थे। ठीक है, अगला है कोरिया और इराक में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल करते हुए स्वयं कार्यवाही की थी। यानी संयुक्त राष्ट्र के नाम से कोरिया और इराक का युद्ध हुआ था जब 1953 में के तक जो चला था। तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र का नाम लेके स्वयं इन देशों पर कार्रवाई की थी, लेकिन शीत युद्ध के विश्व में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का नाम भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता था। ठीक है, शीत युद्ध के बाद के समय में 1953 के समय में तो इसने संयुक्त राष्ट्र का नाम लेके कार्रवाई की, लेकिन 1970-80 के दशक में जब अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया तो ये इसका नाम भी नहीं लेना चाहता था। ठीक है, और स्वयं अपनी इच्छानुसार संयुक्त राष्ट्र के नियमों को न मानते हुए स्वयं अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करना चाहते थे। ठीक है, तो वो अगला पॉइंट है कि वैसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर यानी इसकी जो नियमावली है वह विसंगतियों से भरा है, या किसी सदस्य की नीति कार्य प्रणाली में कोई हस्तक्षेप करने के लिए ये क्या है, अधिकृत नहीं है, यानी किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी सदस्य देश की सदस्य यानी किसी भी देश की नीति और कार्य प्रणाली में ये हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र किसी कार्यवाही पर तभी विचार कर सकता है जबकि राष्ट्र संबंधित राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र से यह आग्रह करे कि वह उसके लिए संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद का ये सहारा चाहता है। अगला है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उनको चार्टर द्वारा वीटो का अधिकार दिया गया है और ऐसी स्थिति में कोई सार्थक निर्णय ले पाना सुरक्षा परिषद के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। अब आगे हम देख रहे हैं कि ज्ञातव्य हो कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की पुनर्रचना और इसमें सुधार चार्टर का सुधार करके ही इसमें किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से सुधार हो सकते हैं? चार्टर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार देता है और इसने क्या किया, शीत युद्ध के दौरान यानी जब शीत युद्ध का समय चल रहा था और उसके बाद भी अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही को इसने अवरोधित यानी रुकावट डाली है। अच्छा होगा कि वीटो की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, यानी वीटो से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अवरोध आया है या रुकावट आई है। अगला सुरक्षा परिषद का विस्तार और इसका लोकतंत्रीकरण भी किया जाना चाहिए और इसमें सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, तो इसकी सदस्य संख्या स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं इसके, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनिवार्य कर दिया जाए। इसके अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है जो सभी राष्ट्रों किसी देश में या किसी राष्ट्र में
जब उसके देश का उच्च न्यायालय उस संबंधित विवाद को नहीं सुलझा पाता या दो से अधिक देशों के जब आपसी विवाद होते हैं तो उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाया जाता है। ठीक है, तो ये है कि उसका कार्यक्षेत्र और अधिकार उसके निश्चित कर देने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने न्याय स्वेच्छा से ईमानदारी से दे सके। ठीक है, अगला है विश्व के किसी भाग में संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को शांति सेना भेजनी पड़ती है। यानी जब विश्व में कहीं भी किसी देशों के बीच में संघर्ष हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र अपनी शांति सेना भेजता है जिसके सदस्य राज्य अपने सैनिकों और हथियार आदि भेजते हैं। तो अच्छा होगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने सैन्य बल का निर्माण किया जाए। यानी विश्व में जब कहीं कोई संघर्ष होता है देशों के बीच में तो संयुक्त राष्ट्र अपनी सेना भेजता है और वो सेना प्रत्येक राष्ट्रों से आती है, हथियार और सेना। तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र को स्वयं अपनी सेना तैयार करनी चाहिए और जिसका उपयोग वह आवश्यकता पड़ने पर कर सके और उसे अन्य देशों से सेना न बुलानी पड़े। अगला है चार्टर के आर्टिकल 27 में यह दिया गया है कि किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार संयुक्त राष्ट्र को नहीं है। ठीक है, तो यह संयुक्त राष्ट्र की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वह किसी अपने सदस्य देशों के राष्ट्रों की आंतरिक नीति या जो गृह नीतियाँ होती हैं उनमें यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला है वर्तमान चार्टर में यह प्रावधानित है यानी दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय मात्र उन्हीं राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी यानी आवश्यक होंगे जिन्होंने स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है, जो स्वेच्छा से इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। ठीक है, और इस प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए और सदस्य राष्ट्रों के न्यायालय द्वारा निर्णीत यानी निर्णय दिए गए मामलों में अपील सुनने का अधिकार भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को होना चाहिए। अगला संयुक्त राष्ट्र के सामने आर्थिक समस्या वित्तीय संकट है और ऐसे में सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त यानी सदस्य राष्ट्र जो भी आर्थिक सहायता संयुक्त राष्ट्र को देते हैं तो उन्हें अपनी सहायता को बढ़ाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र के पास आर्थिक मजबूती हो सके और जर्मनी और जापान जैसे राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता की प्राप्त होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से और उनसे संयुक्त राष्ट्र को अधिक अनुदान देने का, क्योंकि ये देश कैसे हैं, ये विकसित देश हैं जर्मनी जापान, तो इनको स्थायी सदस्य बना देना चाहिए ताकि इन देशों से अधिक आर्थिक अनुदान या सहायता मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि इतना समय होने के बाद भी इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या निश्चित है जबकि इसकी सदस्य संख्या बढ़ा देना चाहिए। अगला है अगला हम देख रहे हैं पुनर्रचित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति, यानी फिर से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना हुई है तो उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र भारत को वह मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से कुछ सीमा तक बड़ी शक्तियों को दरकिनार कर सकता है। दरकिनार यानी बड़ी शक्तियों को हम एक तरफ कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। यानी भारत को ऐसा मंच या ऐसा बोलने का या कर दिखाने का मौका संयुक्त राष्ट्र देता है कि जिसके माध्यम से कुछ सीमा तक भारत बड़ी शक्तियों को दरकिनार यानी अनदेखा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं क्रम जो होते हैं तो उनमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों के प्रति भारत की वचनबद्धता, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों के प्रति वचनबद्ध है। और चार्ल्स हेमरथ और सुरजीत मानसिंह ने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात चार्टर ही नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय आचरण का मापदंड बन गया था और यही उनके आदर्शों का सार था जिनके प्रति उनकी सरकार समर्पित हो चुकी थी। उनका विचार था कि यदि विश्व में कोई संस्थान था
जो संघर्ष को कम और न्याय को प्रोत्साहित कर सकता था तो वह संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, क्या नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय आचरण का यानी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके अंतर्राष्ट्रीय देशों के प्रति उन्होंने कैसा आचरण या कैसा व्यवहार या रवैया अपनाया, तो ये अंतर्राष्ट्र के जो चार्टर था वो इनके विचारों का मापदंड बन गया था। और इन्हीं के प्रति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रति भारत की सरकार नेहरू की सरकार समर्पित हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि इनका विचार था कि विश्व में कोई अगर संस्था है तो जो कि संघर्ष को कम करे और न्याय को प्रोत्साहित करे तो वह संयुक्त राष्ट्र ही है। यानी संघर्ष कम और सबके साथ न्याय दिलाने वाली एकमात्र संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देशों के बीच में शांति और सभी एक दूसरे की सुरक्षा करें, अपनी करें और एक दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा करें, यानी कोई किसी को हानि ना पहुंचाए, कोई किसी पर आक्रमण ना करे, इस तरह से तो भारत की ये प्राथमिकता है यानी पहली सोच है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना भारत की राजनीतिक आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय से ही भारत एक कैसा है, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक रूप से भारत पिछड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या का विकास दर भी बहुत तेज़ी से हो रही है, भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक शांतिपूर्ण विश्व की कामना करते हुए भारत ने विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे से संबंधित चार्टर के आर्टिकल यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल का पर्याप्त समर्थन किया है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत की यही नीति भविष्य में भी जारी रहेगी। ठीक है, क्या कौन सी नीति? कि विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर हैं, तो भारत ने उस चार्टर का या उन नियमों का पूरी तरह से समर्थन किया है। और भारत का ये कहना है कि आगे भी भारत की यही नीति जारी रहेगी। और भारत हमेशा से मानता है कि शांति बनाए रखने के लिए हमें शांतिपूर्ण उपाय करने चाहिए। ये उपाय हैं जैसे बातचीत द्वारा जांच या मध्यस्थता, यानी दो या अधिक देशों में संघर्ष चल रहा हो तो उनको आपस में सुलझाने में सहायता और एक दूसरे की बातचीत कराने में सहायता करना चाहिए। और पंच निर्णय यानी सबको मिलके शांति और सहयोग के लिए निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अगला है भारत की रचनात्मक कूटनीति। तो कांगो संकट जो था 1960 से 64 तक चला था। तो भारत की रचनात्मक कूटनीति का एक ठोस नमूना है कांगो का संकट। तो दोनों महाशक्तियों के स्वार्थ का ही परिणाम था कांगो महासंकट। भारत में संयुक्त राष्ट्र से कांगो के किसी भी समूह को सहायता न देने का आग्रह किया, क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आग्रह किया था कि वह किसी भी समूह को या किसी भी शक्ति को सहारा ना दे, क्योंकि इससे अगर किसी एक शक्ति को सहारा दिया तो दूसरी शक्ति संयुक्त राष्ट्र पर हावी हो सकती है और उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो भारत ने अफ्रीका के राज्यों के इस प्रस्ताव का भी विरोध किया कि कांगो में अफ्रीकी सेनाएं भेजी जाएं। भारत ने इस बात का भी विरोध किया था कि कांगो में अफ्रीका की सेनाओं को भेजा जाए। ठीक है, क्योंकि कांगो में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापक गतिविधियों में जो था जन धन और सामग्री तीनों की दृष्टि से भारत का योगदान सबसे अधिक था। कांगो में शांति की स्थापना के लिए भारत ने पैसा भी दिया था, अपनी सेना भी दी थी और सामग्री भी दी थी, तो सबसे अधिक दी थी। और इसलिए भारत चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र बीच में ना पड़े और ना ही किसी एक राष्ट्र की या देश की सहायता करे, बल्कि उसको शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है भारत और सुरक्षा परिषद की सदस्यता का प्रश्न। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख कार्यकारी इकाई है, यानी संयुक्त राष्ट्र की
प्रमुख कार्यकारी यानी संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है कार्य क्षेत्र में या कार्यकारी इकाई के रूप में सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद ही द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं और इसी के तत्वावधान में इन निर्णयों का यानी सुरक्षा परिषद निर्णय लेती है और वही इन्हें क्रियान्वित करती है। तो जैसा कि मालूम है कि 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और इसमें कोई निर्णय तभी पारित हो जाता है जब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत होते हैं। ठीक है, तो भारत की ये मांग है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में अनेक नए राज्य बन गए हैं। ठीक है, और भारत, ब्राज़ील, जापान जैसे राष्ट्रों को उनके आकार, सामरिक महत्व यानी युद्ध से संबंधित महत्व और विश्व राजनीति में उनके महत्व की दृष्टि से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कि भारत ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए और जो नए राज्य बने हैं तो उन राज्यों को भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसी संबंध में प्रोफेसर सतीश कुमार ने कहा था कि जनसंख्या और क्षेत्रीय स्थिति के अतिरिक्त भारत को जिस आधार पर स्थायी सदस्यता हेतु उपयुक्त माना जाना चाहिए वह है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत, चार्टर यानी नियम कानून के सिद्धांत और उद्देश्यों के प्रोत्साहन में भारत की भूमिका। यानी संयुक्त राष्ट्र की जो नियमावली है यह संयुक्त राष्ट्र के चलाने के लिए जो नियम कानून आदि दिए गए उनको चार्टर है, तो इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रोत्साहन में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। अब अगला है, इसी में पश्चिमी राष्ट्र भारत के दावे का समर्थन नहीं करते। दक्षिण एशिया में भारत का प्रतिद्वंदी राष्ट्र होने के कारण पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है। पश्चिम के जो देश हैं वो भी भारत के दावे का समर्थन नहीं करते और पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 5 स्थायी सदस्य इस पक्ष में नहीं है कि सुरक्षा परिषद का फिर से गठन हो, पुनर्गठन है ना, फिर से गठन हो, क्योंकि उनका मानना है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या की वृद्धि में की स्थिति जो बन जाएगी तो निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाएगा और सुरक्षा परिषद कैसी हो जाएगी, पंगु यानी दूसरे देशों के निर्णय पर आधारित हो जाएगी। और ज्ञातव्य हो, सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन तभी हो सकता है जब चार्टर में संशोधन हो और चार्टर में संशोधन तभी होगा जबकि इसके 5 सदस्य जो हैं यानी 5 राष्ट्र जो स्थायी सदस्य हैं, तो जब वो इसके से सहमत होंगे तभी इसमें जो है परिवर्तन हो सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। ठीक है बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के अंतर्गत कौन कौन से संगठन आते हैं, इस प्रकार से ये आते हैं यूरोपीय यूनियन, अमेरिकी साझा बाजार, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी आसियान, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहा जाता है और ये महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, तो इनकी चर्चा जो है अभी इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यता के निराकरण और मौद्रिक स्थिरता की स्थापना हेतु की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार के विस्तार का मार्ग दिखाना और सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसको बढ़ावा देना और जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना और व्यापार का विस्तार जो है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करना। अब
उद्देश्य इसके हम देख रहे हैं तो कोष के मुख्य उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर विचार करना और सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। ये उसके पर्पज हैं या इसके उद्देश्य हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक या आर्थिक समस्याएं हैं तो उन पर विचार करना और सहयोग के माध्यम से उन्हें सहायता देना। जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्रों के आर्थिक क्षेत्र में तो उनको सहयोग करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार और संतुलित समृद्धि के माध्यम से रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि करना। यानी क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार और संतुलित समृद्धि के माध्यम से रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि करना। अगला है विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना। विनिमय यानी एक्सचेंज, तो एक्सचेंज सबका एक दूसरे से अधिक बना रहे और वो स्थायी हो एक्सचेंज, ठीक है, तो उसको बढ़ावा देना। सदस्यों के बीच में भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना में सहायता करना। अगला है कोष के संसाधनों को संयुक्त राष्ट्रों को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने भुगतान संतुलन की विसंगतियों को दूर कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से इसके हम कार्य देख रहे हैं। अब इसके उद्देश्य देख रहे हैं, अब हम इसके कार्य देखते हैं। तो कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों को वैदेशिक मुद्रा ऋण के रूप में दी जाती है। विदेशी मुद्राएं जो हैं ऋण के रूप में दी जाती हैं और सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कोष यह भी तय करता है कि राष्ट्र प्रारंभिक मूल्य की तुलना में अपने विनिमय दर से 100% से अधिक का परिवर्तन न लाएं, ठीक है। अगला है कोष द्वारा क्षतिपूर्वक वित्तीय सुविधा, यानी कहीं किसी को घाटा होता है तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो आर्थिक सहायता संबंधित देशों को ये प्रदान करता है, ठीक है बच्चों।